सो डायमेंशन एनालिसिस हालांकि एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो क्विक रिवीजन करके और फिर उसकी एप्लीकेशंस को हम लोग समझते हैं। डायमेंशन एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमें मालूम है किसी बिल्डिंग को अगर बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ क्या है चाहिए? ब्रिक, ईट, है ना। एक ईट है, फिर एक ईट के सहारे पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो उसकी फंडामेंटल चीज क्या होगी बिल्डिंग के लिए? तो आप कहेंगे एक ब्रिक हो गई। तो सेम डायमेंशन भी है। अब जो बिल्डिंग है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना। कोई कैसा घर बनवाता है, कोई कैसा घर बनवाता है, लेकिन ब्रिक क्या होती है, जो ईट होती है वो क्या होती है? कॉमन होती है। तो सेम डायमेंशन भी के साथ यही होता है कि कोई भी जो यूनिट है वो किसी भी सिस्टम में हो सकती है, एमकेएस में हो, सीजीएस में हो, एफपीएस में हो, लेकिन उसकी डायमेंशन कैसी रहेगी? हमेशा वही रहेगी। यानी कि लेंथ की यूनिट चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे फुट हो, मास की यूनिट किलोग्राम हो, चाहे ग्राम हो, चाहे पाउंड हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी डायमेंशन क्या रहेगी? एक रहेगी। ठीक है। तो हमें जो 11th में पढ़ना है, तो चार चीजों का जो है पढ़ना है। एक तो सबसे पहले मास, ठीक है, जिसकी डायमेंशन यूनिट क्या होती है? एम। फिर दूसरा हमको पढ़ना है लेंथ, एल। टाइम क्या हो गया? टी है, MLT। और बस अभी फिलहाल यही पढ़ना है। ठीक। 12th में इसके बाद जो आता है करंट वगैरह आ जाता है, तो ये आ गया MLT। तो इनको ध्यान में रखना है। तो अब इसमें कुछ यूनिट के हम लोग फटाफट बना भी लेते हैं। जैसे कि अगर आप सबसे पहला कहा जाए एरिया, तो एरिया की डायमेंशन निकालनी है। तो एरिया इज अ कॉमन थिंग। तो उसका एक एग्जांपल ले लो। तो एरिया ऑफ निकाल लो रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है मालूम है ना? कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। तो लेंथ की कितनी हो गई यूनिट? ये डायमेंशन है। और ब्रेथ की भी कितनी हो गई? एल। तो कितने आ गया? एल स्क्वायर। ठीक। अब एक और एग्जांपल ले सकते हो। एरिया ऑफ जो है सर्कल ले लो एक, है ना। एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई इज अ नंबर, कोई भी नंबर होगा उससे कोई मतलब डायमेंशन पे नहीं बढ़ता। तो आर का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब लेंथ। तो कितना आ गया? एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो ये हो गया। फिर इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या ले सकते हैं? तो एग्जांपल ले लो। एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई सब नंबर है, आर का मतलब रेडियस, रेडियस का हो गया एल, तो एल क्यूब आ गया। अब वॉल्यूम किसी भी चीज का हो, सर्कल का, सिलेंडर का, रेक्टेंगल का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, है ना। सॉरी रेक्टेंगल का नहीं, क्यूबॉइड का, है ना। 3D में आ जाता है। तो ये वॉल्यूम सबका कैसा आएगा? एल क्यूब आएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट एक और है आपका, जैसे डेंसिटी है। डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन, तो मास का m हो गया और वॉल्यूम का एल क्यूब हो गया। तो ml की पावर माइनस का v हो गया। ठीक है। तो ml टू दी पावर माइनस 3। तो ये क्या आ गया? डेंसिटी का आ गया। फिर और भी बहुत सारे, स्पीड या वेलोसिटी एक का एक ही होता है। ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मालूम है हम लोग को पहले से। और अगर वेलोसिटी होती तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायरेक्शन कोई मतलब होता नहीं डायमेंशन में। तो डिस्टेंस का एल हो गया और टाइम का टी हो गया। तो सॉल्व करके निकालोगे तो कितना निकला? एल टी इनवर्स आ गया कि नहीं आ गया? फिर इसके अलावा पांचवा आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो क्या हो जाता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का मतलब एल टी इनवर्स। ठीक। फिर फोर्स निकाल सकते हो इसी प्रकार। तो फोर्स निकालना हो तो मास इंटू एम ए सीधे लिख लो। तो मास का m, a का एल टी की पावर -2। ठीक। तो इसके बाद वर्क अगर निकालना हो तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का mlt की पावर -2
और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, तो ml स्क्वायर टी की पावर माइनस, ऐसे बहुत सारे निकाले रखते हैं। मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टॉर्क, बहुत सारे आएंगे। तो हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो निकालते जाएंगे, फिलहाल इतना नोट कर लो है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है डायमेंशन एनालिसिस की, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला और इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 1 इससे शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर हम बॉल तुम्हारी तरफ फेंके, बॉल तुमने कैच कर लिया, तो पहले उसकी स्पीड कुछ होगी, बाद में तुमने पकड़ लिया तो स्पीड 0 हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी बदली ना, और फेंकने वाले का जो वर्क डन था, ठीक है, या तुमने जितना वर्क लगाया, ठीक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू हाफ, मान लेते हैं पहले स्पीड v थी, ठीक है, बाद में स्पीड u हो गई, तो हाफ mv माइनस हाफ mu स्क्वायर हो गया। अब चेक करना है फार्मूला सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेक LHS, टेक LHS, LHS में लिखते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क डन W, तो कितनी होती है, अभी बताया ml स्क्वायर टी पर माइनस 2, ठीक। इसके बाद जो है, अब देखो इधर LHS देखो, टेक RHS, तो डायमेंशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर निकालो, तो नंबर भूल जाओ, डायमेंशन में कोई मतलब नहीं। m का मास हो गया, b का मतलब कितना हो गया, LT इनवर्स का होल स्क्वायर, तो ml स्क्वायर टी पर माइनस 2। अब अगर इसकी वाले की भी यही आ गई तो ठीक है, तो आप निकालोगे डायमेंशन ऑफ हाफ mu स्क्वायर निकाल लो, तो 1/2 भूल गया, m आ गया, LT इनवर्स का स्क्वायर हो गया, तो कितना आ गया, ml स्क्वायर टी पर माइनस 2, यानी कि LHS किसके बराबर आ गया, यानी कि इक्वेशन क्या है, सही है, सब सही बराबर, ठीक। तो ये करने के बहुत सारी इक्वेशन मिलेंगी बॉक्स में, v इक्वल टू यू प्लस टी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। देखो तो सेकंड एप्लीकेशन टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। एक फार्मूला याद रखो, n2 इक्वल टू n1 और m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 का मतलब मास, ठीक है, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर कितनी आ गई, c आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई हैं। अब यहाँ पर अगर इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हमने एग्जांपल के तौर पे, टू कन्वर्ट वर्क डन ऑफ 1 जूल इनटू वर्क। 1 जूल वर्क को किस में कन्वर्ट करना, अर्ग में। अर्ग कहाँ पे होता है, जूल ध्यान रखना, एमकेएस सिस्टम हो गया, ठीक है, और अर्ग जो है वो कितना कौन सा होता है, सीजीएस होता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले डायमेंशन लिखी जाती है, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, ml स्क्वायर टी पावर माइनस कितना हो गया 2। अब यहाँ पर पावर्स देख लो, तो जो mlt की पावर है वो a b c की वैल्यू है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 और c की वैल्यू कितनी हो गई -2। क्लियर हो गई ना। जो mlt की पावर होती है वो क्या होती है, a b c की वैल्यू हो गई है। अब n2 इक्वल टू n1, अब आप इसी फार्मूले में रखो जो ऊपर फार्मूला पड़ा था, m1 यानी फर्स्ट सिस्टम में यूनिट मास की, और n2 का मतलब सेकंड सिस्टम में यूनिट है। तो फर्स्ट सिस्टम का कौन से में है, एमकेएस में है, तो यहाँ पर 1 kg आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। मास की यूनिट ये 1 दिया है ना, यहाँ पर अगर 1 दिया है तो मतलब सब 1 आएगा अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है, और इसको चाहे तो हटा भी दे, n1 क्योंकि लगाओगे n1 की जगह 1 ही हो गया, 1 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। अब एमकेएस में क्या हो गया किलोग्राम, और सीजीएस में कितना हो गया 1 ग्राम हो गया, ठीक, की पावर कितनी हो गई 1। इसी प्रकार ये लेंथ की यूनिट एमकेएस में मीटर होती है, ठीक है, और इसमें सेंटीमीटर होती है, तो 1 मीटर अपॉन
1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन फिर उसके बाद c की वैल्यू -2 लिखी हुई है। अब टाइम की देखो, यहाँ पर सीजीएस में सेकंड होती है, एमकेएस में भी सेकंड होती है, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड -2 हो गया है। तो बस अब 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 10 की, अब 1 किलोग्राम लिखा है तो 1 किलोग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दिया 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। फिर यहाँ पर 100 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है। और टाइम तो खत्म हो गया, अरे 1 से 1 खत्म हो गया, मतलब ही नहीं। तो देखो 10 की पावर 3 तो लगा दो, ग्राम से ग्राम कटा, सेकंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर का, 10 पावर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 10 टू दी पावर 4 हो गया, तो कितना आ गया 10 टू दी पावर 7 प्रूफ हो गया। 1 जूल की वैल्यू कितनी आ गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होते हैं, डाइन सीरियस यूनिट न्यूटन है, एमकेएस यूनिट, नोट कर लो इसको। सो तीसरी है, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन इसमें न्यूमेरिकल कई बार बेस्ड आ जाते हैं। तो टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट है। अब एग्जांपल ले लें, इक्वल टू कितना आ गया एच न्यू, वेयर ई क्या है एनर्जी, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या है। अब आपको इसी प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू एच न्यू में ई एनर्जी है, एच प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, इसी एच का पता करना है क्या है, ठीक। तो ई का मतलब एनर्जी का, सबसे पहले तो हमको लिखना चाहिए डायमेंशन एनर्जी का लिखें, ठीक है। तो एनर्जी का कैसे लिखा जाएगा देखो, एनर्जी का अगर हमें लिखना होगा तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी ई है, तो कितना होता है ml² t की पावर -2। फिर डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 टाइम, है ना, 1 t है ना, पढ़ा है ना 10th में, तो 1 t ये रख दिया, तो मतलब कितना हो गया t इनवर्स। अब दोनों को ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग डायमेंशंस ऑफ E and nu इन इक्वल, तो E की वैल्यू कितनी निकाला था, डायमेंशन ml² t पर -2 इंटू इक्वल टू h का पता नहीं है, न्यू का t इनवर्स। देयरफॉर h की डायमेंशन निकालनी है तो कितनी हो गई ml² t पर -2 अपॉन t इनवर्स, ठीक है। t इनवर्स का मतलब ऊपर जाएगा t हो जाएगा, है ना, ml² t की पावर -1, ये समझ गया -1 कैसे है, ये 1/t लिखा, t ऊपर गया, -2 + 1 -1 बचेगा। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे अगर किसी कांस्टेंट की डायमेंशन निकाली हो तो निकाली जा सकती है। तो एस्टेब्लिश द इक्वेशंस और फार्मूला, ठीक है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मान लो दी जा रही है, सपोज आपसे कहता है कि देखो ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, a simple pendulum of mass small m tied with string of length L is performing SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। Establish the formula for its time period
अब चूंकि हम डायमेंशन एनालिसिस में करा रहे हैं यानी कि बाई डायमेंशनल मेथड, ठीक, तो ऐसे में देखा जाता है निकालना क्या है, टी है, ये सॉल्यूशन देखें। और किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसमें क्या, एक तो आपका जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, तो एम की पावर ए, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है एल की पावर बी, और तीसरा पावर एक फैक्टर जो दे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो है ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि भाई अब जहाँ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इस लैब में ग्रेविटी तो होगी, विदाउट ग्रेविटी तो होगा नहीं, है ना। तो अगर इसमें क्वेश्चन को अधूरा लगे तो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक। तो जी की पावर कितनी हो गई, सी, तो ग्रेविटी की रिलेटेड में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अब पुटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या रखते हैं, डायमेंशन रखते हैं। तो यहाँ पर देखो एम एल जी सब यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने टी की टी होती है रख दी, के भूल जाओ, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो एम का कितना हो गया, एम की पावर ए, एल का मतलब लेंथ हो गया, तो एल की पावर बी, और जी का मतलब एन टी पावर -2 हो गया, तो ये आ गया पावर सी। अब हम चाहते हैं इसको एक ब्रैकेट में कर लो, तो एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर -2c। अब ध्यान दो यहाँ एम एल टी तीनों है, लेकिन यहाँ केवल टी है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, इसको m की पावर 0, l की पावर 0, t लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t, m एंड t की पावर का कंपैरिजन करें, तो यहाँ m की पावर 0, यहाँ पर m की पावर कितनी है, a है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 0, यहाँ l की पावर 0, यहाँ l की पावर कितनी है b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको p इक्वल टू -c भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर t पावर 1 है, यहाँ पर -2c है, तो 1 इक्वल टू -2c, तो देयरफॉर c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, तो b की वैल्यू +1/2 आ गई, देखो यहाँ -c है ना, ठीक। तो अगर हम लोग अब इधर चले यहाँ थोड़ा सा, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B, C in 1, तो देखो t इक्वल टू कितना हो गया, के m की पावर 0 हो जाएगी, a की वैल्यू 0 तो खत्म हो गया, उसका मतलब ही नहीं है। l की पावर b का मतलब l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, तो इसको और करके t इक्वल टू के √l/g भी लिख सकते हैं, दिस इज द टाइम, ठीक है। अब चूंकि आप यहाँ पर लिख के आंसर हो गया, लेकिन जनरली ये बात उनको मालूम है कि साइंटिफिकली जो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो वैल्यू आती है वो 2 पाई आती है, तो वहाँ पर t इक्वल टू 2 पाई √l/g लिख सकते हैं। तो ये 4 जो आपके सिलेबस में डायमेंशन निकालना, वो सारी एप्लीकेशन आपने समझी, ठीक।